हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है, क्या क्या टाइप्स हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर दैट हेल्प ह्यूमंस टू सर्वाइव एंड डेवलप। ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं, ये वो मटेरियल्स हैं और एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, इंसान को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे इंक्लूड, इनमें क्या क्या आ जाता है, एयर, वाटर, सॉइल, जंगल, फॉरेस्ट आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं और फ्यूल आ जाता है। ठीक है। बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड एबिलिटी, रेप्लेंट जो रेप्लेनिश करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। अब इनको अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड और रीजनरेटेड नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जिनको फिर से रिप्लेस किया जा सकता है और रीजनरेट, फिर से पैदा किया जा सकता है नेचुरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। दे डू नॉट गेट परमानेंटली एग्जॉस्टेड इफ यूज्ड वाइजली। अगर उनको अच्छे से यूज किया जाए तो वो हमेशा खत्म नहीं होंगे। एक ऐसा नहीं है कि यूज करते करते एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एग्जांपल्स क्या हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के? सबसे पहला सोलर एनर्जी। वो तो सूरज से मिलता है और भाई सूरज तो करोड़ों साल से चल रहा है और आने वाले सालों में भी चलता रहेगा, तो ये एनर्जी तो एग्जॉस्ट नहीं होगी। विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम मूविंग एयर, जो हवा चल रही है उससे जो भी एनर्जी है, उससे जो विंड मिल्स घूमती हैं उससे काम करो, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करो। वाटर एनर्जी, दैट इज हाइड्रो पावर, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, उससे भी बिजली वगैरह बना सकते हैं। बायोमास, एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, उससे बायोमास बना के बायोगैस बनेगी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉरेस्ट, ट्रीज दैट कैन रीग्रो इफ रीप्लांटेड। तो फॉरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, कैसे? रीग्रो करते रहेंगे प्लांट और अपने आप रीप्लांटेड होते रहेंगे। तो जंगल को साफ करना नहीं चाहिए, उल्टा पेड़ लगाने चाहिए। अब आ जाता है फीचर्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहला नेचुरली रेप्लेनिश्ड, मतलब ये नेचुरली अवेलेबल हैं और अगर इनको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ये रीग्रो करते रहेंगे। एनवायरमेंटल फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली इफ़ प्रॉपरली मैनेज, अगर इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है और इनसे पोल्यूशन भी कम होता है। तो अब टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? सबसे पहला सोलर एनर्जी। इसमें क्या है? सोलर पैनल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी के लिए हमें सोलर पैनल्स लगाने पड़ते हैं जो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को, जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज़ क्लीन एंड वाइडली अवेलेबल। ये क्लीन एनर्जी है और अवेलेबल भी है। कुछ कंट्रीज़ में धूप नहीं निकलती, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास हैं, जो इक्वेटर के आसपास हैं, वहाँ तो निकलती है। तो उसके बाद आ जाता है विंड एनर्जी। विंड टर्बाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड। विंड चलती है तो विंड के टर्बाइंस घूमते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन कोस्टल एंड विंडी एरियाज। कोस्टल एरिया और विंडी एरियाज में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ वो चल रही है मशीन, तो विंड मिल चलती है, तो उससे कहीं ना कहीं बिजली प्रोड्यूस होती रहती है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। डैम्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। डैम्स बनाते हैं और उससे क्या है, जब पानी फ्लो होता है नीचे टरबाइन घूमता है और उसकी वजह से बिजली प्रोड्यूस होती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़। काफ़ी कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोमास एनर्जी, इसमें क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। बायोगैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट से, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी। हीट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज यूज टू जनरेट पावर। जो ज़मीन के नीचे की जो गर्मी है उसको यूज़ करके भी जो है बिजली बनाई जा सकती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के कुछ एडवांटेजेस हैं। इससे रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस। इससे ग्रीन हाउस गैसेस कम होती हैं और एयर पोल्यूशन कम होता है। नेवर रन आउट इफ़ प्रॉपरली मैनेज। अगर इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए, अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी।
ठीक है? और क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं अगर हम इस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर चाहें तो, मतलब इसको यूज़ करें तो। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स, बाहर से फ्यूल्स वगैरह इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इन्हीं का अच्छे से इस्तेमाल करें, बट कुछ लिमिटेशंस हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की क्या लिमिटेशन है? हाई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, शुरुआत में जब सोलर पैनल लगाओगे या विंड मिल लगाओगे, डैम बनाओगे, तो इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई है, तो सरकार को इसमें एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। डिपेंड ऑन रेनफॉल, डिपेंड ऑन वेदर कंडीशंस, दैट इज सनलाइट, विंड एंड रेनफॉल। वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, विंड चलेगी नहीं चलेगी, रेनफॉल होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? वेदर के ऊपर। तो वेदर अगर अच्छा है तो बिजली प्रोड्यूस होएगी उस दिन, सूरज निकलेगा, वेदर अच्छा नहीं है तो नहीं निकलेगा। कई बार अगर 2-2 3-3 दिन सूरज नहीं निकला तो क्या बिजली के बगैर बैठे रहेंगे? तो 100% इस पे भी डिपेंड रहना अभी क्वेश्चनेबल है। रिक्वायर लार्ज लैंड एरियाज़, एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए, लैंड बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर सोलर एनर्जी लगानी है तो जगह तो होनी चाहिए ना पैनल्स लगाने के लिए। टेक्नोलॉजी मे नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर, हर एक जगह ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट आ जाता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली वंस दे आर यूज्ड। अगर एक बार उनको यूज़ कर लिया तो वो दोबारा बनने में करोड़ों साल, लाखों साल लगा देंगे। एक बार क्रूड ऑयल सारा खत्म हो गया तो दोबारा क्रूड ऑयल को बनने में पता नहीं कितने करोड़ों साल लग जाएंगे। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और दोबारा उनको रीजनरेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कोल, कोल को बनने में आपको पता है कितना टाइम लगता है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो भी मिनरल्स है हमारे आयरन, कॉपर, गोल्ड वगैरह जो ज़मीन के अंदर है। न्यूक्लियर फ्यूल्स जैसे यूरेनियम, इनको बनने में, इन सारी चीज़ों को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहला फॉसिल फ्यूल्स, formed from dead plants and animals over millions of years। जब millions of years में plants और animals जो हैं dead होके ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो कहीं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनती है। दे आर मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड में देखा जाए, पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर मेटालिक मिनरल्स यूज इन इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मेटालिक मिनरल्स का इस्तेमाल होता है जैसे कि आयरन और कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये भी नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, इनको दोबारा से बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इट इंक्लूड्स मिका, लाइमस्टोन, जिप्सम वगैरह, इनको भी रीजनरेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और भी कई टाइप के रिसोर्सेज हैं। अब आ जाता है एडवांटेजेस क्या हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के? हाई एनर्जी आउटपुट, जब हम इनको यूज़ करते हैं तो एनर्जी आउटपुट काफ़ी ज़्यादा रहती है। ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इनको ट्रांसपोर्ट करना आसान है और स्टोर करना आसान है। रिलायबल एंड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। धूप निकले या नहीं निकले, बारिश हो या नहीं हो, या फिर हवा चले ना चले, इनका इस्तेमाल हम अच्छे से कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं। वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फॉर यूज़, इसको यूज़ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारे पास करंटली अवेलेबल है वो वेल डेवलप्ड है। बट इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला लिमिटेड इन सप्लाई, सप्लाई इनकी उतनी नहीं है जितनी चाहिए। इनसे पोल्यूशन होता है, इनसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। माइनिंग डैमेजेस द एनवायरनमेंट, जब हम माइनिंग करके ये चीज़ निकालते हैं उससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, इससे इम्पोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री जो ये फॉसिल फ्यूल्स को बाहर से इंपोर्ट करती है तो इंपोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाते हैं। ग्लोबल एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस एग्रीमेंट एनकरेज कंट्रीज टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज एंड प्रमोट क्लीन एनर्जी। तो ग्लोबल एग्रीमेंट्स चलते रहते हैं, यूनाइटेड नेशन के अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके चलते रहते हैं। वो कहते हैं कंट्रीज़ को, कि एनकरेज करते हैं कि भाई तुम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम करो और प्रमोट करो क्लीन एनर्जी को, मगर खुद क्या करते हैं वो एक अलग इशू है। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, दोनों रिसोर्सेज अगर किसी भी कंट्री ने तरक्की करनी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउएवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, और दूसरी तरफ देखा जाए तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं और एनवायरनमेंट को ख़राब भी करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व नेचुरल सोर्सेज एंड शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस वजह से हमें अपने नेचुरल सोर्सेज को बचा के रखना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। Proper use and conservation of resources will ensure sustainable development and a better future for the changing generation। अगर हम प्रॉपर यूज़ करेंगे और अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखेंगे, एफिशिएंटली यूज़ करना और कंजर्व करना, तो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल हो सकती है। फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
टेक केयर, बाय बाय।